पिछले क्लास में हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट जानना ज़रूरी होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर्टिकुलर रूप से हमने दो इक्वेशन स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर का, उसका क्या सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर स्पेशल फंक्शन के रूप में लीजेंडर पॉलिनोमियल और एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्चुअली आज से हम लोग लाप्लास इक्वेशन को पढ़ेंगे। लाप्लास इक्वेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। यहाँ जो आप ऑपरेटर देख रहे हैं डेल स्क्वायर, इनफैक्ट अभी तक आपने इसका काफ़ी यूज़ किया है। दिस इज ए कॉमन ऑपरेटर विच इज़ कॉल्ड लाप्लासियन सिंपली, और या लाप्लासियन ऑपरेटर भी आप इसको बोलते हैं। और फाई यहाँ इलेक्ट्रिक अथवा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। फाई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमने लाप्लास इक्वेशन को इनफैक्ट डायरेक्टली लिखा है। सबसे पहले हम लोग अब इस इक्वेशन का प्रूफ कहिए या इसका डिडक्शन कहिए, इस बात को जानेंगे। नंबर बी में प्रूफ और डिडक्शन। प्रूफ और डिडक्शन। देखिए, लाप्लास इक्वेशन को अगर प्रूव करना हो तो गॉस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग लॉ पढ़ते हैं या जिसको गॉस थ्योरम भी लोग बोलता है, उस गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के लिए जो गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ है, उसके यूज से या उससे स्टार्ट करते हुए हम लाप्लास इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। देखिए, गॉस लॉ इनफैक्ट क्या बताता है कि अगर मान लें कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, सपोज करिए एस, जो क्लोज सरफेस अपने अंतर्गत भी वॉल्यूम को इनक्लोज करता है, और इसके अंतर्गत सपोज करते हैं कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह जो क्यू चार्ज है, यह चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हो सकता है या इस इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्म अथवा नॉन यूनिफॉर्म किसी भी मैनर से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आप इस सरफेस पर कोई एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेते हैं, आप जानते हैं कि सरफेस एलिमेंट एक स्यूडो वेक्टर होता है। मान लेते हैं कि हमने P पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया एंड दैट सरफेस एलिमेंट और डिफरेंशियल एरिया वेक्टर इज ds। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है या इस सरफेस के आउटसाइड का भी कोई चार्ज हो सकता है, उस सारे चार्जेज के द्वारा या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सपोज करते हैं कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है। इन जनरल E और ds एक ही डायरेक्शन होगा जरूरी नहीं है, दैट मे बी इन सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो टू जनरलाइज द रिजल्ट वी हैव टेकन E इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ds। सपोज कर लेते हैं। देखिए, गॉस थ्योरम बताता है कि फ्लक्स of electric field vector, electric field vector E
या इसी को आप कहते हैं नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, over a closed surface, surface must be closed, over a closed surface S is equal to 1 over epsilon naught times of the total charge inside the surface, S। देखिए, जब आप बोलते हैं टोटल चार्ज से हमारा जो सेंस होता है, इस टोटल चार्ज में इंक्लूडेड हो सकता है कौन कौन चार्ज? तो फ्री चार्ज QF, दिस इज फ्री चार्ज। एंड ये भी संभव है कि अगर यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें बॉन्ड चार्ज, जिसे पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, वह भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड चार्ज। तो टोटल चार्ज इंक्लूड्स बोथ फ्री चार्जेज एंड बॉन्ड चार्जेज। जरूरी नहीं है कि बॉन्ड चार्ज प्रेजेंट ही हो, केवल फ्री चार्ज भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट कहता है कि जो किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो फ्लक्स होगा या उसका जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल होता है ओवर दिस क्लोज सरफेस, वह बराबर होता है इस सरफेस के अंतर्गत जो टोटल चार्ज है Q, उसका 1 over epsilon naught टाइम्स। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली से स्टेटमेंट को लिखें तो मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस एस। देखिए, सरफेस इंटीग्रल है, आप डबल इंटीग्रल का साइन दे सकते हैं, सिंगल इंटीग्रल भी लिखा जाता है। सरफेस क्लोज्ड है तो हम इसको इनसर्कल कर देंगे, E डॉट ds। दिस इज नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर द सरफेस S। यह बराबर होता है 1 over epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है आप जानते होंगे, दिस इज इनफैक्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, अब सपोज करते हैं कि जो हमारा ये जो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है V वॉल्यूम में, इसके अंतर्गत कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, इस पॉइंट पर जो चार्ज का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वह रो है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा रो विल बी थ्रू आउट सेम, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है तो दिस रो विल वेरी पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर ही अलग अलग होता है। कोई भी केस हो सकता है, हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं। और जिस पॉइंट पर हमने सपोज किया कि चार्ज डेंसिटी रो के बराबर है,
हम वहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दैट वॉल्यूम एलिमेंट इज डी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने रो मान लिया। तो रो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और आपने माना है कि एक एलिमेंट्री वॉल्यूम जो कि dV के बराबर है, इसी के अंतर्गत किसी पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा वह क्या होगा, रो इंटू dV, बिकॉज रो इज चार्ज contained in unit volume, so charge in dV volume will be rho dV। और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल है, आप ट्रिपल इंटीग्रल का साइन यूज कर सकते हैं और हम एक भी इंटीग्रल लिख सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल का साइन यूज कर दीजिए ओवर द वॉल्यूम भी। तो दिस रो dV किसके बराबर होगा, रो dV इस वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज था। आप अगर इंटायर वॉल्यूम भी जो सरफेस S के द्वारा इंक्लोज्ड है उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यू विल गेट द टोटल चार्ज Q इनसाइड द सरफेस S। अब इस Q का यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे हमारा रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रल ओवर S E डॉट ds इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ओवर V रो dV। देखिए अब ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन हम लोगों को मिला है, LHS में एक सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड एफ ई का, जिसे आप नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, और RHS में एक वॉल्यूम इंटीग्रल है। हम लोग जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल का कन्वर्सन वॉल्यूम इंटीग्रल में एक थ्योरम के जरिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यूजिंग गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के यूज से हम अब इस नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई को बदलेंगे वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल में। वॉल्यूम इंटीग्रल में थ्योरम क्या कहता है कि नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस, यहाँ वेक्टर फील्ड के जगह पर वेक्टर ई है, ये बराबर होता है इसी वेक्टर ई का जो डाइवर्जेंस होगा उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के, लेकिन किस वॉल्यूम के लिए, तो फॉर दिस वॉल्यूम भी जिसे सरफेस एस इंक्लोज करता है। तो सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर भी डाइवर्जेंस ऑफ ई dV। डाइवर्जेंस ऑफ ई को सिंबॉलिकली आप डेल डॉट ई भी लिख सकते हैं, दिस इज डेल डॉट ई dV। तो हम लोगों ने गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया और इस नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इस इक्वेशन 3 का यूज कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में।
LHS में जो सरफेस इंटीग्रल है उसको रिप्लेस कर देंगे इस वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो आप क्या लिख सकते हैं, यूज ऑफ 3 in 1 में आप 3 का यूज कीजिए। E.ds जो LHS में है इनका इंटीग्रल, उसके जगह पर लिखेंगे इंटीग्रल ओवर V डाइवर्जेंस ऑफ E dV and this equal to इंटीग्रल ओवर V रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट dV। एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, आप इसको इंटीग्रल के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए LHS और RHS दोनों ही अब वॉल्यूम इंटीग्रल है, सेम वॉल्यूम भी के लिए ही दोनों इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो इस रिजल्ट को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर V डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट dV इक्वल टू 0। सिंपली आप इसको LHS में लाए और कॉमन रूप में इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट है इसको जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट का वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर वॉल्यूम भी 0 है। देखिए V क्या है, V वॉल्यूम है सरफेस S के द्वारा इनक्लोज्ड, और सरफेस S को हम लोगों ने आर्बिट्रेरी रूप में माना है। क्या हमने कहा कि यह स्फेरिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है, ऐसा कुछ नहीं माना है। एक रेस्ट्रिक्शन मात्र है कि दिस इज क्लोज्ड सरफेस, बट देयर इज नो अदर रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि यह रिजल्ट किसी भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम के लिए वैलिड है। ऐसी स्थिति में इस रिजल्ट का 0 होना या इस इंटीग्रल का 0 होने का जो कारण है वह कारण यह सरफेस नहीं है। सरफेस कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह डेफिनेट, ध्यान दीजिए यह डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ जो भी है वह इनफैक्ट लिमिट है कि भी वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो अगर ये भी पर नहीं डिपेंड कर रहा है 0 होना, या सरफेस S के शेप और साइज पर नहीं डिपेंड कर रहा है या 0 होना, उस स्थिति में अगर यह रिजल्ट हमेशा 0 होता है तो आप कह सकते हैं कि दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑलवेज 0 फॉर any arbitrary closed surface S. This will happen only when the integrand, that is your function जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज डाइवर्जेंस E माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यह स्वयं 0 हो तभी यह 0 हो सकता है। इस आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सो divergence of E is equal divergence of E minus rho over epsilon naught is equal to 0। या आप इसी को लिखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ E is equal to minus rho divided by epsilon naught, या सिम्बॉलिकली डाइवर्जेंस ऑफ E के जगह पर डेल डॉट E लिख सकते हैं। डेल डॉट E इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय epsilon naught. These both equations are same,
अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन 5 इज डिफरेंशियल फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखिए, अब ये डिफरेंशियल फॉर्म, ये तो ओबियस है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डाइवर्जेंस, इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। जो स्टेटमेंट आपने शुरुआत में लिखा था ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, दैट वाज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। माइक्रोस्कोपिक कहने से हमारा सेंस ये है कि जब आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं RHS में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये चार्ज जो है यह एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट इस इक्वेशन में आने वाला ये जो रो है, दिस रो is defined at a point, defined at a point। और जो भी प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पर डिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और यही कारण है कि हम लोग गॉस लॉ के इस फॉर्म को या तो डिफरेंशियल फॉर्म बोलेंगे या उसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलेंगे। देखिए, अगर गॉस लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म ही मान लिया जाए, तो एक्चुअली अगर कभी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है यही चीज़, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं गॉस लॉ से कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी लोग कहता है। अब देखिए, अब अगर हम मान लें कि नाउ इफ phi is the electric potential, phi is the electric potential at the point under consideration, under consideration से हमारा क्या सेंस है कि जिस पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई है। देन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई कैसे रिलेटेड होता है। तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि इट इज सिंपली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिफाइंड होता है कि इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई, या सिंबॉलिकली आप फिर इसी को लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस डेल फाई, माइनस डेल फाई। देखिए, तो ये हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा आपने पढ़ा है, आप इसको इक्वेशन 6 कहिए। अब गॉस लॉ का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है इक्वेशन 5 में डिफाइन, उसमें हम इस रिजल्ट का उपयोग कर देंगे। तो सो आपने लिखा है डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए, ई का सब्स्टिट्यूशन अगर आप इक्वेशन नंबर 6 से कर देते हैं, उसके जगह पर माइनस डेल फाई लिखेंगे, तो माइनस आप पहले ही लिख लीजिए, माइनस डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई, and this equal to सॉरी, यहाँ प्लस होगा या माइनस दूसरे तरफ जाने पर प्लस होगा।
इसलिए यहाँ रिजल्ट आपका है प्लस दिस मच। तो इस माइनस के डेल डॉट इज इक्वल टू दिस मच। तो डेल और डॉट ई को लिखना है माइनस डेल फाई, वही माइनस अब बाहर आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दिस रिजल्ट may be written as del dot del phi equal to minus rho over epsilon naught। माइनस को RHS में इम्पोज कर दिया है, देखिए, एंड दिस implies this will be del square phi equal to minus rho over epsilon naught। देखिए, it is a very important equation of mathematical physics and this equation is known as Poisson's equation। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका भी सॉल्यूशन जानेंगे। तो दिस इज Poisson's equation। Poisson equation। नहीं, अभी जिस रीजन की हम लोगों ने बात की थी, जो सरफेस एस से इनक्लोज था, आप जानते हैं कि उस रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। दैट चार्ज मे बी डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि दिस पॉइसन इक्वेशंस इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रीजन। अगर रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसको उपयोग में लाइए। अब अगर हम बात करें एक चार्ज फ्री रीजन का, एक रीजन जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इन केस ऑफ चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन के केस में चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो व्हाट विल बी दिस रो? रो विल बी जीरो। रो तो यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, हमारा रीजन चार्ज फ्री है, तो रो विल बी जीरो। और रो अगर जीरो हो गया तो हमारा यह जो इक्वेशन है, आप देखिए इक्वेशन A1 को RHS जीरो हो जाएगा, जीरो, एंड सो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन which is known as Laplace equation। इस इक्वेशन को ही आप क्या कहते हैं? लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। और ये जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, जैसा आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन, या तो लाप्लासियन ऑपरेटर के या सिंपली लाप्लासियन कहना ही सफिशिएंट होता है। दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन। देखिए, तो इन मोस्ट जनरल फॉर्म हम लोगों ने लाप्लास इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज लाप्लास इक्वेशन। अब ये जो ऑपरेटर है हमारा डेल स्क्वायर, इस डेल स्क्वायर का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों का होगा जो मोस्ट कॉमन, तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाप्लास इक्वेशन की बात करें। देखिए आप जानते हैं, ऐसा आपने कई बार पढ़ा है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारा जो लाप्लासियन है डेल स्क्वायर, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल जेड स्क्वायर। दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ लाप्लासियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसलिए अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लाप्लास इक्वेशन को लिखना चाहें तो सिंपली लाप्लास इक्वेशन में जहां ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, लाप्लास इक्वेशन, शॉर्ट में हम LE लिख देते हैं, लाप्लास इक्वेशन इज गिवन एज डेल 2 फाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई डेल जेड स्क्वायर, and this will be equal to 0. This is in fact Laplace equation in Cartesian coordinate system. इसे आप A3 कह दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए अब ये रिजल्ट यहाँ बता रहा है कि हमारा जो फाई है वह x का, y का और z का फंक्शन है। ऐसी स्थिति में आप इसे लाप्लास इक्वेशन इन, या कहिए कि इसको 3D लाप्लास इक्वेशन कहेंगे, 3D लाप्लास इक्वेशन। देखिए हम लोग बेसिकली 1 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन और 3 डायमेंशनल, बीच वाला जो 2 डायमेंशनल है उसको प्रॉब्लम के लिए रखेंगे, लेकिन थियोरिटिकल एस्पेक्ट मेनली इसी दोनों का डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल यह 3D केस में लाप्लास इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन अब पार्टिकुलर रूप से हम लोग एक बात को डिस्कस करते हैं कि नंबर 1, लाप्लास इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, लाप्लास इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। देखिए 1 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन का अर्थ है कि हमारा जो यह पोटेंशियल फंक्शन फाई है, दिस फाई विल डिपेंड ऑन ओनली 1 स्पेस कोऑर्डिनेट, से फॉर एग्जांपल x। फाई केवल x का फंक्शन है, y और z का नहीं। यह भी हो सकता है कि वह केवल y का ही फंक्शन हो या केवल z का। तो इन मोस्ट कॉमन फॉर्म हम फाई को लेते हैं कि वह केवल x का फंक्शन है। अगर फाई केवल x का फंक्शन होगा तब जो लाप्लास इक्वेशन लिखेंगे उसको हम लोग लाप्लास इक्वेशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। देखिए ओबियस है कि फाई अगर केवल x का फंक्शन है मतलब वह y और z से इंडिपेंडेंट है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि फाई इज independent of y and z, और y और z से अगर यह इंडिपेंडेंट है तो व्हाट विल बी डेल 2 फाई डेल y स्क्वायर
दिस विल बी 0। और ठीक इसी तरह से डेल 2 फाई डेल जेड स्क्वायर भी 0 होगा, क्योंकि y और z का फाई हमारा फंक्शन है ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में लाप्लास इक्वेशन को क्या लिखेंगे? सो लाप्लास इक्वेशन इज, अब इसको लिखेंगे d2 फाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। d2 फाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए, अभी इससे पहले के इक्वेशंस में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के लिए सिंबल लिखा था, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन लिखा है, डेल को डी से रिप्लेस कर दिया है। कारण है कि फाई अब हमारा एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। जब कोई भी फंक्शन एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो इन दैट वेरी केस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन होता है तो फिर उस स्थिति में आप पार्शियली ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये बड़ा ही सिंपल सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, सिंपली इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्व करने का मतलब फाई को हम जानना चाहते हैं। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर A4 का, इसका सॉल्यूशन जानेंगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन A4, इक्वेशन A4 को आप क्या लिख सकते हैं? दिस मे बी रिटन एज d फाई dx and this equal to 0, and this implies integral d phi dx, sorry, here there will be x, and differential of this much equal to integral 0 dx। देखिए, डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन का इंटीग्रल वही फंक्शन हो जाता है। सो LHS में आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये इस इंटीग्रल को? तो दिस विल बी सिंपली d फाई dx। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, दिस विल बी 0 प्लस सम कांस्टेंट। मान लीजिए आपने कांस्टेंट लिया C1, दिस इज इनफैक्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। C1 is integration constant, integration constant। आप इसको लिखिए कि this implies d phi dx is equal to C1। आप इसको ही इक्वेशन 1 कहिए। देखिए, हमको फाई जानना, अभी भी एक बार इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, तो देयरफॉर इंटीग्रल d फाई, C1 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर रखिए, C1 dx। d फाई का इंटीग्रल, दिस विल बी फाई, या आप कह सकते हैं फाई ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू C1 dx का फिर इंटीग्रल लिखेंगे x प्लस, चूँकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज C2, दिस इज अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए, जैसा हमने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जब भी हमारा कोई इक्वेशन आता है
किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आता है तो वह इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है और हम इसे बाउंड्री कंडीशन के यूज से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी तो आपने कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं लिया है, इसीलिए यहाँ C1 C2 को C1 C2 ही लिखेंगे, इसका कोई प्रॉपर वैल्यू अभी नहीं बता सकते। लेकिन इतना आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, यहाँ जो फाई है वह x के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। फाई वैरीज विथ x लीनियरली। एक्चुअली हम नॉर्मली होता ये है कि x के इंक्रीज करने से फाई घटता ही है, इसीलिए फाई ऑफ x क्या है, तो ए लीनियर फंक्शन ऑफ x डिक्रीमेंट होता है सामान्य तौर पर, इसीलिए अगर इसका ग्राफिकल प्लॉट रियल फिजिकल प्रॉब्लम में आगे देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि अगर फाई ऑफ x को हम प्लॉट करेंगे x के अगेंस्ट तो एक लीनियर रिजल्ट, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन जो बता रहा है कि x के बढ़ने से फाई घटेगा। ये अक्सर फिजिकल प्रॉब्लम में ऐसा होगा। देखिए, तो फर्स्ट डायमेंशन 1 में अगर हम लिखते हैं लाप्लास इक्वेशन को तो उसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। प्रॉपर जब एग्जांपल लेंगे तब आप देखेंगे कि हाउ वी इवेलुएट C1 एंड C2। लेकिन प्रॉपर इसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी लेंगे और एक खास एग्जांपल लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो अक्सर ही आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो 1 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन के रिगार्डिंग होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, अगर v ऑफ x को मान लें, नॉट v सॉरी, फाई ऑफ x, सपोज करते हैं फाई ऑफ x इज द एवरेज ऑफ फाई ऑफ x plus a and phi of x minus a। इट मीन्स कि 2 पॉइंट आपने कंसिडर किया। एक पॉइंट है या सपोज कीजिए कि दिस इज x माइनस a, दूसरा पॉइंट है हमारा x प्लस a, और इस बीच में एक पॉइंट है x, मतलब x इक्वल टू एक्स, यहाँ x इक्वल टू एक्स प्लस ए, यहाँ x इक्वल टू एक्स माइनस ए। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल को मान लिया जाए कि वह फाई ऑफ x है, जो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मान लीजिए वह है फाई ऑफ x प्लस ए, और ये है फाई ऑफ x माइनस ए। अगर इस दोनों पोटेंशियल का यह एवरेज है, इस दोनों पोटेंशियल का एवरेज है, यहाँ ए का कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकता है, तो आप यहाँ कहिए कि फॉर एनी ए के किसी भी वैल्यू के लिए यह बात करेंगे, देन ऐसी स्थिति में फाई ऑफ x चूँकि एवरेज है तो फाई ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, जस्ट अरिथमेटिक मीन लिखेंगे। दिस विल बी 1/2 फाई ऑफ x प्लस a प्लस फाई ऑफ x माइनस a।
इसको इक्वेशन A1 कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, दूसरा पॉइंट है कि लाप्लास इक्वेशन किसी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को अलाउ नहीं करता है। लाप्लास इक्वेशन शॉर्ट में हम LE लिख देते हैं। LE डज नॉट allow any local maxima और मिनिमा। अब ये बड़ा ही रिमार्केबल बात है कि लाप्लास इक्वेशन अलाउ नहीं करता है, तो लाप्लास इक्वेशन डज नॉट अलाउ एनी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए जैसा हम लोगों ने इस पॉइंट प्रॉपर्टी 1 में देखा है, उससे यह डायरेक्टली फॉलो होता है कि ये कैसे, ये जो फैक्ट है कि जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब ये है कि जैसे इसी लाइन की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर किसी भी जगह आप ये नहीं कह सकते हैं कि पोटेंशियल फाई मैक्सिमम है, जैसे यहाँ मैक्सिमम है, या किसी पॉइंट पर यह मिनिमम है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। और ये बात हम प्रॉपर्टी नंबर 1 के आधार पर ही समझ सकते हैं। इसे मान लीजिए, इस बात को क्लियर करने के लिए हम ऐसा सपोज करते हैं कि लेट एट x इक्वल टू x नॉट phi of x is equal to phi of x naught and this phi of x naught is maximum, ऐसा हम सपोज करते हैं। एक्चुअली होता तो नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा मान रहे हैं। तो अगर phi of x naught मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस रीजन में x नॉट पॉइंट के आसपास, जैसे सपोज कीजिए दिस इज x नॉट पॉइंट, तो x नॉट पॉइंट के पहले या बाद में जो भी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू x नॉट पर जो पोटेंशियल है phi x नॉट उससे छोटा होगा, है ना। तो आप इस आधार पर लिख सकते हैं कि phi of x naught will be greater than phi of x naught plus a, एंड इसी तरह से phi of x naught चूँकि मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए phi of x naught will be greater than phi of x naught minus a। देयरफॉर हम लोग जो इक्वेशन A1 में देखे हैं कि जो phi of x एवरेज होता है इस दोनों का, इस दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर अरिथमेटिक मीन लेंगे, उसके बराबर होगा। क्या इस स्थिति में ऐसा हो सकता है? अगर यहाँ कहें तो phi of x नॉट इस कंडीशन में नहीं इक्वल होगा किसके, 1/2 phi of x नॉट प्लस a प्लस phi of x नॉट माइनस a। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एवरेज जब भी हम निकालते हैं, मान लीजिए 2 नंबर का ही एवरेज निकालें, मान लीजिए 4 और 8 का हम एवरेज निकालते हैं, तो 4 और 8 का एवरेज 6 होगा। निश्चित रूप से वह इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो इस क्वांटिटी से भी यह बड़ा है, इस क्वांटिटी से भी यह बड़ा है, और तब दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे इसके बराबर होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए phi of x नॉट इसके बराबर नहीं होगा। और अगर ये इसके बराबर नहीं होता है, जैसा आप जानते हैं कि जो हम लोग
अभी डिफाइन किए हैं कि जो अगर दो क्लोज पॉइंट लिया जाए एक्स नॉट प्लस ए और एक्स नॉट माइनस ए, तो एक्स नॉट पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी एवरेज ऑफ दिस मच, इसलिए कि लीनियर वेरिएशन होता है इस केस में, और लीनियर वेरिएशन है फाई ऑफ एक्स वन डायमेंशन में। आप देखते हैं कि यह कैसे वेरी करता है, लीनियरली, और लीनियरली वेरी करने के कारण ही ये एरिथमेटिक मीन होता है दो क्लोज वैल्यूज का, एक उससे आगे का वैल्यू, दूसरा उसके पीछे का वैल्यू, सेम इंटरवल पर, इसलिए यह एरिथमेटिक मीन हो जाता है। लेकिन इस केस में नहीं होगा, तो चूंकि ये इसके बराबर नहीं है, तो यह रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि देयर विल बी नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा। आप इसी तरह से जो दूसरा स्टेटमेंट में है कि जो मिनिमा भी लोकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ क्या करना होगा, अगर हम इसी एक्स नोट पर मान लें कि जो 5 मिनिमम है, तो जहाँ ये ग्रेटर देन लिखा वहाँ लेस देन लिखना होगा, और फिर ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि सिमिलरली the Laplace equation does not allow any local minima, लोकल मिनिमा को भी वह अलाउ नहीं करता है। देखिए, तो वन डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन और उसका दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा। अब इनफैक्ट इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, और उसके पहले हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम इसको क्लैरिफाई करने के लिए सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स नंबर 1, so that phi equal to 1 over r satisfies Laplace equation where वेक्टर r इज इक्वल टू, इनफैक्ट यह रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड मॉड ऑफ r इज इक्वल टू r। एक प्रॉब्लम लिया हमने कि फाई अगर 1 ओवर r के बराबर है, जहाँ r वेक्टर r के रूप में इस तरह से डिफाइंड है, रेडियस वेक्टर है, और जो r लिखा हुआ प्रॉब्लम में उसका मतलब है मॉडुलस ऑफ r से। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है 1 ओवर r दैट विल सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो, आपको दिखाना है कि डेल स्क्वायर फाई, जिसको आप लिखेंगे डेल स्क्वायर 1 ओवर r दिस इक्वल टू 0। ये हमको दिखाना है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए, किताबों में अक्सर एक लॉन्ग प्रोसेस ये बनाया रहता है। हम एक रिजल्ट जो आप वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका उपयोग करके देखिए इस सवाल को बहुत ही छोटे स्टेप में बना सकते हैं। वी नो, वेक्टर कैलकुलस में आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखते हैं या आपने पढ़ा भी है इसको, कि दिस इज डेल स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1
इंटू आर टू द पावर n-2। देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हमने कि डेल स्क्वायर आर टू द पावर n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू आर टू द पावर n-2। यहाँ पर जो n है वह इनफैक्ट नंबर है, दैट मे बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन जीरो होगा तो ऑलरेडी जीरो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर अभी के प्रॉब्लम को हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है फाई वह 1/r है, जिसको आप लिख सकते हैं r टू द पावर -1। ये इम्प्लाई करता है कि इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू है -1। तो अगर हम इसको हो रहा था देयरफॉर अगर इसको यूज कर देंगे इसमें तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर 1/r and this will be n is -1 in this problem, so -1 into -1 plus 1 and r to the power -1 -2, -1 plus 1, this will be 0 and so whole result will be 0। तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर डेल स्क्वायर फाई 0 के बराबर आ गया है और जबकि फाई 1/r है, सो फाई इक्वल टू 1/r satisfies लाप्लास इक्वेशन। देखिए तो आज हम लोगों ने लाप्लास इक्वेशन क्या है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पर्टिकुलरली 1 डायमेंशनल केस में लाप्लास इक्वेशन को देखा, कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी डिस्कस किया और साथ ही साथ आपने एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे, खास करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लाप्लास इक्वेशन के यूज से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर 3D केस में लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस बात को डिस्कस करेंगे।